हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को कंटिन्यू रखते हुए रूसो के बाद आज की वीडियो में हम करेंगे हिगल। हिगल कौन था, कहाँ पे इसका जन्म हो रहा है, क्या इसकी पॉलिटिकल फिलोसॉफी थी, कौन से इसके की पॉलिटिकल आइडियाज़ थे। तो जो हिगल है ये जर्मन दार्शनिक बोला जाता है। हिगल का जो जन्म है 1770 जर्मनी में हो रहा है। 1778 में क्या हुआ था, रूसो की डेथ हुई थी। तो रूसो के आइडियाज़ का डेफिनेटली इस बंदे पे प्रभाव मिलेगा हमें। 1770 में इसकी बॉर्न हो रहा है और 1831 में इसकी डेथ हो रही है, वो भी जर्मनी में ही है। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है, किस टाइम में ये काम कर रहा था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि ये फैक्ट्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इसका टाइम पीरियड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हिगल की जो ओवरऑल फिलोसॉफी है उसको हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। जो हिगल्स की ओवरऑल फिलोसॉफी है, एक तो मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स की हमने जो बात की थी वो हमने जो होब्स के जो आइडियाज़ थे उस टाइम पे भी हम मेटाफिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि होब्स मैटर और मोशन की बात कर रहा है। रिवाइज करा रही हूँ मैं आपको साथ की साथ चीज़ें। और उस सेकंड है एपिस्टेमोलॉजी। तो मेटाफिजिक्स क्या होती है? मेटाफिजिक्स ये होती है कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है, व्हाट इज, वास्तव में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, व्हाट इज क्या है। तो यहाँ पे हिगल की एक फेमस स्टेटमेंट है। हिगल कहता है कि रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। देखो मैं लिखती हूँ इस स्टेटमेंट को यहाँ पे, मेटाफिजिक्स वाले स्टेटमेंट को। रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। यानी कि ये फेमस स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट से हिगल की जो ओवरऑल फिलोसॉफी है वो क्लियर हो जाती है। हिगल कहता है कि रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, कि जो वास्तविक है उस वास्तविक चीज़ वही है जिसको हम अपने तर्क से, अपने रीजन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हमारे तर्क से जो चीज़ अंडरस्टैंड की जा सकती है सिर्फ वही चीज़ वास्तविक है। यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं तर्क और वास्तविकता। तर्क के द्वारा, अपने तर्क के आधार पर हम जिन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिर्फ वही वास्तविक है, अन्यथा कुछ वास्तविक नहीं है। तो ये हिगल की मेटाफिजिक्स दिखाती है। और एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है कि जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स ये स्टेटमेंट दिखाती है। इन दोनों स्टेटमेंट्स का मिश्रण क्या है, ये स्टेटमेंट मिश्रण है। मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी है जो हिगल की, वो इस स्टेटमेंट के द्वारा क्लियर हो रही है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है नेट में, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच स्टेटमेंट ऑफ हिगल क्लियर हिज मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, की हिगल की कौन सी स्टेटमेंट है जो उसकी मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी को क्लियर कर रही है। तो वो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है कि हाउ वी नो, हाउ वी नो, कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है जो नॉलेज है उसको हम किस तरह परसीव कर रहे हैं, किस तरह गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हिगल की जो फिलोसॉफी है उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं कि विच ऑल थिंकर्स हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हिगल, कि कौन कौन से विचारक थे जिन्होंने हिगल को प्रभावित किया। तो इसमें जो बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने हिगल्स को प्रभावित किया है, तो इसमें हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोक्रेट की। सोक्रेट का नाम याद आया कुछ? सोक्रेट कौन था? प्लेटो का जो गुरु था उसको सोक्रेट कहा जाता। तो प्लेटो ने भी सोक्रेट से बोरो किया था, क्या? डायलेक्टिकल मेथड बोरो किया था प्लेटो ने सोक्रेट्स को अपने डायलॉग्स का पार्टनर बनाया था। ठीक है, तो हिगल भी सोक्रेट से जो बोरो कर रहा है वो क्या कर रहा है? डायलेक्टिकल मेथड। ठीक है, डायलेक्टिकल मेथड क्या है, कैसे प्रोसीड करता है, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगी। पहले इन्फ्लुएंस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हिगल की मेथडोलॉजी करेंगे, तब करेंगे इसको पूरी तरह से डिस्कस। तो सोक्रेट ने डायलेक्टिकल मेथड किससे बोरो किया है?
सॉरी, हिगल ने डायलेक्टिकल मेथड बोरो किया है सोक्रेट से। फिर हिगल बोरो जो इन्फ्लुएंस्ड है वो है प्लेटो से। प्लेटो ने कहा है रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज। शैडो ऑफ आइडियाज, ये एस है, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है। रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज की जो वास्तविकता है वो क्या है? रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया कि जो हमारे आइडियाज़ हैं उनकी प्रतिछाया है। क्या? वास्तविकता, यानी कि कोई आइडिया जो हम परसीव कर रहे हैं वही वास्तविकता है, रियलिटी उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्लेटो का जो स्कूल था वो क्या था? आइडियलिज्म था, आदर्शवादी था प्लेटो। और आइडियलिज्म स्कूल की आइडियाज़ की बात कर रहा है, फॉर्म की बात कर रहा है, तो उसी को बोरो किया है हिगल ने भी। हिगल का भी जो पर्सपेक्टिव है वो आइडियलिस्टिक है। ठीक है, वास्तविकता के बारे में नहीं लिख रहा है हिगल, आइडियाज़ के बारे में कह रहा है। हिगल्स के अनुसार भी जो आइडियाज़ हैं वही वास्तविकता है। थर्ड जो इन्फ्लुएंस है हिगल पे वो है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल से जो हिगल बोरो कर रहा है कंसेप्ट ऑफ टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी क्या होती है कि अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है, अल्टीमेट भाग्य क्या है, अल्टीमेट मनुष्य क्या चाहता है। एरिस्टोटल कहता है कि ये जो स्टेट है उसका ओरिजिन टेलियोलॉजिकली हुआ है, क्योंकि ये मनुष्य की कैपेसिटी से बाहर है कि वह राज्य के बिना जीवित रह सके, वो समाज के बिना जीवित रह सके। ठीक है, तो जो ओरिजिन ऑफ स्टेट है उसको टेलियोलॉजिकल बताता है अरस्तु। इसी तरह हिगल जो है, हिगल कहता है कि जो जर्मन स्टेट है जिसको मार्च ऑफ गॉड कहता है ऑन अर्थ, उसका ओरिजिन टेलियोलॉजिकली हुआ है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी के लिए अंडरस्टैंड इतना कर लो कि अरस्तु से क्या बोरो किया है? टेलियोलॉजी बोरा किया है। किसने? हिगल ने। उसके बाद आता है मैकियावली। मैकियावली से जो हिगल ने बोरो किया है कंसेप्ट ऑफ पावर, पावर पॉलिटिक्स। हिगल के जो युद्ध के संबंध में जो विचार हैं वो यहाँ से लिया गया है। हिगल के इंटरनेशनल लॉ के संबंध में जो विचार है वो मैकियावली से बोरो किया है। मैकियावली भी कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में पावर डोमिनेट करती है, जो नेशंस है वो पावर सीकर है, पावर मैक्सिमाइजर हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में हिगल भी कह रहा है कि वॉर होने चाहिए, और वॉर इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, एवरी नेशंस प्रॉब्लम, कि जो युद्ध है उसके द्वारा ही जो राष्ट्रों के मध्य जो संघर्ष है उससे निपटा जा सकता है। युद्धों से ही राष्ट्रों की समस्याओं का समाधान हो सकता है, इसलिए युद्ध आवश्यक है। ये कौन कह रहा है? हिगल कह रहा है, मैकियावली के प्रभाव में आके। उसके बाद है रूसो। रूसो की कंसेप्ट ऑफ जर्नल विल है, और लिबर्टी की जो कंसेप्ट है जर्नल विल एंड लिबर्टी, इसको हिगल बोरो कर रहा है। जो रूसो है वह भी मैन को लिबर्टी इंश्योर करने के उसमें अवेंज में मैन को लिबर्टी प्रोवाइड करने के लिए जर्नल विल के एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है, और कह रहा है कि जब मनुष्य जर्नल विल के जो रूल्स होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो करता है तो मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय कर रहा होता है। तो उसी संदर्भ में जो हिगल है वो कह रहा है कि जब मनुष्य जो मोनार्क है, जो स्टेट है, उसके कानूनों का पालन करता है तो मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का रियलाइज कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है रूसो और हिगल के आइडियाज़ में। और जो हिगल है वह रूसो ने जिस तरह से फ्रांस की जो क्रांति थी उसको इंस्पायर किया, उससे भी हिगल इंस्पायर हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्फ्लुएंस है वो है इमानुअल कांट का। इमानुअल कांट, ठीक है, तो इमानुअल कांट जो है ये स्टेट का जो ऑब्जेक्टिव बताता है वो वेलफेयर ऑफ ऑल बताता है। तो उसी कंटेक्स्ट में जो हिगल है वह भी जो जर्मन स्टेट को एक एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, जर्मन स्टेट को अल्टीमेट सिंथेसिस बता रहा है, वो कहीं ना कहीं इमानुअल कांट के प्रभाव में आके हिगल बता रहा है। तो ये थे थिंकर्स जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, सोक्रेट ने, प्लेटो ने, एरिस्टोटल ने, मैकियावली ने, रूसो ने और इमानुअल कांट ने। ये भी हमें पता लग गया कि किस थिंकर से हिगल ने क्या लिया है। अब बात करते हैं हिगल की मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी, तो हिगल की जो मैथडोलॉजी है वो एक तो डायलेक्टिकल मेथड है, एक हिस्टोरिकल मेथड है।
इन दोनों का मिश्रण किया है हिगल ने, दोनों को मिलाया है, अपनी जो थ्योरी ऑफ स्टेट दी है, लिबर्टी दी है, वॉर की कंसेप्ट दी, उन सब में हिगल ने इन दोनों का ही प्रतिपादन किया है, दोनों को ही मिश्रण किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डायलेक्टिकल मेथड। जो डायलेक्टिकल मेथड है वो क्या है, इसका आगाज किया था किसने, सोक्रेट ने। तो डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है, हिगल इसको डेवलप करता है अच्छी फॉर्म में, सोक्रेट ने जो डेवलप किया था। ठीक है, डायलेक्टिकल मेथड में 3 वर्ड होते हैं, सॉरी थीसिस पहले आएगा, थीसिस, मैं पहले एंटीथीसिस लिख रही थी, थीसिस, उसका अपोजिट है एंटीथीसिस, उसका इन दोनों का सम्मिश्रण होगा सिंथेसिस। ये 3 कीवर्ड हैं, वाद, प्रतिवाद एंड संवाद। ये वाद है, ये प्रतिवाद है, ये संवाद है। ठीक है, संवाद, वाद और ये है प्रतिवाद। ठीक है, थीसिस क्या होती है कि कोई स्टेटमेंट है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए या उसके नेगेटिविटी को तलाशते हुए दूसरी स्टेटमेंट आती है जो उससे बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करती है। पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट जब इंटरेक्ट करती हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो दोनों के दोनों नेगेटिव एलिमेंट्स जब खत्म हो जाते हैं तो अल्टीमेटली जो अल्टीमेट ट्रूथ एमर्ज होता है वो सिंथेसिस है, वह संवाद है, वही वास्तविक सत्य है, वही यूनिवर्सल ट्रूथ है और उसी की एस्टैब्लिशमेंट होगा, उसी का टेलियोलॉजिकल ओरिजिन हुआ है, वही डेस्टिनी है, मनुष्य उसी को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो इसको डायलेक्टिकल मेथड्स को डेवलप करता हुआ हिगल कह रहा है, पहला लॉ देता है, कुछ लॉ डिवाइज करता है, लॉज ऑफ, ऐसे कर लेते हैं इसको, लॉज ऑफ डायलेक्ट्स डेवलप्ड बाय हिगल, डेवलप्ड बाय हिगल। हिगल ने जो लॉ डेवलप किए हैं तो उसमें है, पहला लॉ क्या है, पहला लॉ ये कहता है यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, यूनिटी ऑफ अपोजिट। स्टार्ट में हिगल यहाँ पे अपनी जो हिगल जो स्टेट की थ्योरी दे रहा है वो भी इसके आधार पर ही दे रहा है। तो हिगल कहता है कि जब संसार का निर्माण होता है, जब ईश्वर ने, हिगल कहता है कि एक विश्व आत्मा एग्जिस्ट करती है, एक यूनिवर्सल स्पिरिट है जो इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसको वह गाइड करने वाली स्पिरिट है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होता संसार में जो उस स्पिरिट की कैपेसिटी से बाहर है, एवरीथिंग, कुछ भी है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, वो सारा का सारा गाइडेड होता है किससे, एक स्पिरिट है, यूनिवर्सल स्पिरिट है जो परमात्मा जिसको बोला जाता है, ईश्वर जिसको बोला जाता है, गॉड जिसको बोला जाता है, जो सारी की सारी चीज़ों को गाइड करती है। तो कहता है कि यूनिटी ऑफ अपोजिट, इनिशियल जो स्टेज है, प्रारंभिक जो अवस्था है, उसमें जो यूनिवर्सल स्पिरिट के द्वारा जो चीज़ क्रिएट की जाती है उसमें विरोधाभास होता है। ठीक है, वो परफेक्ट नहीं होती, इम्परफेक्शन होती है उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज होती हैं। लेकिन जैसे ये कहता है कि स्टार्टिंग में ईश्वर ने क्या क्रिएट किया, यहाँ पे एनालॉजी भी ड्रा कर रहा है, जो हिगल है वह एनालॉजी भी ड्रा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में जैसे ईश्वर ने क्या क्रिएट कर दिया, इसको पहले लिख लेते हैं उसके बाद इसको डिवेल करेंगे। यूनिटी ऑफ अपोजिट, सेकंड लॉ है जो है वो है निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन, कि जो नेगेटिविटी है उसको निगेट कर दिया गया। पहले क्या हुआ, विरोधाभास के साथ कंटेंट एमर्ज होता है, उसके बाद नेगेटिव जो एलिमेंट है उसको निगेट कर दिया गया, उसको नकार दिया गया। उसके बाद थर्ड हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, QUALITY,
कई बच्चों को स्पेलिंग पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं स्पेलिंग भी साथ साथ बोल रही हूँ। ठीक है, ये 3 लॉ हैं जिसको डेवलप किया है किसने, हिगल ने, और इनका लेक्सिकल ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में आएंगे। लेक्सिकल ऑर्डर का मतलब पहले यही आएगा, सेकंड यही आएगा, थर्ड यही आएगा। कभी ये सोचो ये पहले आएगा, ये ऐसे नहीं है। कई बार मैच उसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसको ऑर्डरली अरेंज करो, कौन से हैं हिगल के लॉ, तो आप अरेंज कर सकते हो। ये अरेंज है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये लॉ है, इनका यही लेक्सिकल ऑर्डर है जिसको डेवलप किया है हिगल ने। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसके साथ साथ हम हिगल की जो स्टेट की थ्योरी है वो भी अंडरस्टैंड हो जाएगी। साथ में हिगल क्या कर रहा है कि अपने डायलेक्ट्स को हिस्टोरिकल मेथड्स के साथ अटैच कर रहा है, कि जिस तरह से डायलेक्ट जो मूव करते हैं वो हिस्टोरिकल, अगर टाइम पीरियड हम देखें तो डायलेक्ट ऐसे ही मूव करते आ रहे हैं। अगर हम मानव सभ्यता के विकास को देखें, या फिर हम स्टेट के विकास को देखें, या फिर हम और भी कोई फिनोमिना देखें, तो हिस्टोरिकल टाइम में सभी जो चीज़ें हैं वो डायलेक्ट के माध्यम से इवॉल्व होकर आ रही हैं। ठीक है, डायलेक्ट्स के बिना कुछ भी नहीं है, हिगल ये कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब इसको अंडरस्टैंड, हिगल कहता है सबसे पहले क्या आता है, थीसिस। थीसिस के रूप में हिगल यहाँ पे एनालॉजी ड्रा कर रहा है। थीसिस में क्या है कि जैसे नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं पहले वो एमर्ज हुई, नॉन लिविंग जो निर्जीव चीज़ें हैं, सॉरी नॉन लिविंग चीज़ें एमर्ज हो रही हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, नॉन लिविंग के बाद, एमर्ज होने के बाद क्या आ रहे हैं, प्लांट्स आ रहे हैं, पेड़ पौधे पत्ते। ठीक है, उसका ये एंटीथेसिस हो गया, लिविंग का एंटीथेसिस हो गया ये, सॉरी नॉन लिविंग का एंटीथेसिस क्या होगा, प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में सम काइंड ऑफ लाइफ है। ओके, उसके बाद प्लांट्स के बाद आ रहा है, सीक्वेंस बता रहा है, ये हिस्टोरिकल मेथड का यहाँ पे प्रयोग कर रहा है डायलेक्टिकल मेथड के साथ, कि ये क्या आ रहा है, नॉन लिविंग है, उसके बाद प्लांट्स आ रहे हैं, प्लांट्स के बाद ये बर्ड्स आ रहे हैं, बर्ड्स के बाद और क्या आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, रेस्ट ऑफ एनिमल्स, बर्ड एनिमल्स के बाद क्या आ रहा है, मैन आ रहा है। हिस्टोरिकल प्रोग्रेस दिखा दे कि मनुष्य किस तरह से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये थीसिस था, उसके बाद इसका एंटीथेसिस प्लांट आया, प्लांट में और ज़्यादा डेवलप होके क्या बर्ड्स आए, बर्ड्स उड़ भी सकते थे, उसके बाद इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होके एनिमल्स आ गए, एनिमल्स में और ज़्यादा डेवलप होके मैन आ गया है। ठीक है, यानी कि ये जो मनुष्य है ये इवॉल्व हो गया है, ये थीसिस है। उसके बाद हिगल जो बात कर रहा है, पहले नॉन लिविंग आ गए, अब मैन तक क्रिएट हो चुका है चीज़ें, मनुष्य आ गया है। मनुष्य ने अपना जो फैमिली रिक्वायरमेंट्स, अपनी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए क्या कर दिया है, परिवार का फैमिलीज फॉर्म कर ली हैं। ठीक है, फैमिली बन गई है, फैमिली बन गई हो, थीसिस है। उसके बाद एंटीथेसिस, क्योंकि जो अरस्तु भी कहता है ना कि जो फैमिली है उससे मनुष्य की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य का टेलियोलॉजिकल गोल क्या है कि उसको स्टेट के अंडर ही रहना है। ओके, तो यहाँ पे ये है थीसिस है। एंटीथेसिस क्या होगा, सिविल सोसाइटी, फैमिली आ गई, परिवार आ गया, लेकिन परिवार सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य समाज का निर्माण करते हैं। सिविल सोसाइटी आ गई, एंटीथेसिस। लेकिन जो सिविल सोसाइटी है वो मनुष्य का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करती, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मनुष्य क्या करता है, इन दोनों का थीसिस पर, फैमिली का और सिविल सोसाइटी का, क्योंकि हिगल के अनुसार जो सिविल सोसाइटी है वो यूनिवर्सल इगोइज्म को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, अल्टीमेट गोल मनुष्य का रियलाइज नहीं हुआ है। जो वास्तविक में जो विश्व आत्मा है, जो यूनिवर्सल स्पिरिट है, वो इससे भी आगे ट्रांसफॉर्म होती है। क्वांटिटी जो है वह क्वालिटी में ट्रांसफॉर्म होती है थर्ड स्टेज में, जिसमें अल्टीमेटली जो सिंथेसिस एमर्ज होता है, सिंथेसिस, इन दोनों का सम्मिश्रण होकर क्या आ रहा है, स्टेट एमर्ज हो रहा है, राज्य। ठीक है, तो ये जो राज्य है वो क्या है, अल्टीमेट सिंथेसिस है। राज्य से अब कोई संस्था आज तक इवोल्व नहीं हुई है और आगे भी इवोल्व नहीं होगी। जो हिगल है वह इंटरनेशनल लॉ को रिजेक्ट कर रहा है कि इंटरनेशनल लॉ नाम की कोई संस्था एग्जिस्ट ना ही करती थी, ना ही करेगी। ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ को जो स्टेट विल नॉट ओबे, क्योंकि जो स्टेट है वो अपने आप में एक परफेक्शन है, परफेक्ट एंटिटी है, परफेक्ट एंटिटी है स्टेट।
ठीक है, परफेक्ट एंटिटी है और ये संपूर्ण है, परफेक्ट है, संपूर्ण है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्टेट एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जो हिगल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन स्टेट, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन स्टेट, कि जो ये है जर्मन जो राज्य था जो उस टाइम पे एकीकरण की समस्या से जूझ रहा था, उसका यूनिफिकेशन करना था। तो उसको यूनिफाई करने के चक्कर में जो हिगल है वह स्टेट को, इवन जर्मन स्टेट को परफेक्ट बोलता है। ठीक है, ये कह रहा है कि संसार के एक एनालॉजी और भी ड्रा करता है, तो मैन की होगी, सॉरी लिविंग की नॉन लिविंग एनिमल्स की एनालॉजी होगी। एक एनालॉजी हिगल यहाँ पे और ड्रा करता है, थीसिस एंटीथीसिस कह के। ये कहता है कि ये जो पूर्वी जो राज्य हैं, पूर्वी राज्य, ये थीसिस हैं, जैसे कि ये है चीन है, चाइना, इंडिया, इजिप्ट वगैरह को भी यहाँ पे ये पूर्वी राज्य थीसिस हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, चाइना में भी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये थीसिस था। एंटीथीसिस क्या था यहाँ पे, जो ग्रीक सिटी स्टेट था, ग्रीक सिटी स्टेट, ये भी एनालॉजी है। ठीक है, सादृश्यताएं यूज कर रहा है हिगल अपने डायलेक्ट्स को प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये एंटीथेसिस है। सिंथेसिस क्या होगा, जर्मन स्टेट, जर्मन स्टेट। ओके, जो जर्मन स्टेट है दैट विल बी अल्टीमेट सिंथेसिस, किसके अनुसार, हिगल के अनुसार। तो हिगल कह रहा है कि जो हिस्ट्री है जो मूव कर रही है, हिस्ट्री विल कंटिन्यूसली मूव, हिस्ट्री का मूवमेंट स्टॉप होगा जब जर्मन राज्य का यूनिफिकेशन हो जाएगा, जब संसार के सब राज्यों पर जर्मन राज्य का आधिपत्य एस्टैब्लिश हो जाएगा। हिगल एक स्टेटमेंट और दे रहा है, स्टेट के संदर्भ में कह रहा है कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, कि पृथ्वी पर ईश्वर का जो मूवमेंट दिखा रहा है, ईश्वर का जो प्रतिनिधित्व दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, राज्य दिखा रहा है। और ये राज्य कौन सा है, जर्मन राज्य है। कहता है हिगल फर्दर कह रहा है कि जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी का नोशन क्या है हिगल का, जो मनुष्य है उसके लिए स्वतंत्रता बहुत प्रिय है और स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी मनुष्य का विकास हो सकता है, ऐसा हिगल एक्सेप्ट करता है कांट के इन्फ्लुएंस में। बट हिगल के अनुसार जो लिबर्टी क्या है, वो क्या है, ओबेइंग द लॉज ऑफ स्टेट, कि जो राज्य है उसके कानूनों का पालन करना ही लिबर्टी है। एक व्यक्ति अगर राज्य के कानूनों का पालन करता है तो उसमें उसकी लिबर्टी इंश्योर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिबर्टी इंश्योर हो रही है जब व्यक्ति कानून, स्टेट के कानूनों का पालन कर रहे हैं। जो हिगल है वह निष्कुंस राजतंत्र को सपोर्ट नहीं कर रहा है होब्स की तरह, नहीं, यहाँ पे जो हिगल है वह संवैधानिक राजतंत्र को सपोर्ट कर रहा है कि एक संविधान होना चाहिए, संविधान के द्वारा राजतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट करते हुए जो हिगल है वो यहाँ पे एक और एनालॉजी ड्रा करता है। हिगल के अनुसार जो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप जो है वह क्या है, थीसिस है। मैंने बताया ना कि हिगल का जो सारी फिलोसॉफी है वह डायलेक्ट पर डिपेंड है। डिक्टेटरशिप थीसिस है, डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी ये एंटीथीसिस है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो अल्टीमेट सिंथेसिस है।
तो यहाँ पे हिगल और अरस्तु के आइडियाज़ में ब्रेक है, ठीक है, क्योंकि जो अरस्तु है वह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में डिस्कस नहीं करता, मोनार्की के बारे में डिस्कस करता, लेकिन मोनार्की को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता। एरिस्टोटल पॉलिटी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक है। तो ये एक एनालॉजी ये होगी, एक स्टेट के और मैन के डेवलपमेंट की होगी, एक लिविंग नॉन लिविंग प्लांट्स एनिमल्स की एनालॉजी होगी। 3 एनालॉजी होगी ना हिगल वाले में, ठीक है। तो हिगल का जो स्टेट है सुप्रीम है, हिगल का जो स्टेट है सबसे ऊपर है। हिगल का स्टेट संविधान के अंदर है, संविधान का निर्माण हुआ है, राजा के द्वारा गवर्न हो रहा है हिगल का स्टेट। हिगल के स्टेट में जो कानून बनाए जा रहे हैं वही व्यक्ति की जो लिबर्टी है उसको इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हिगल की जो कंसेप्ट है स्टेट के बारे में वो ये है। फिर हिगल बात करता है कि जो गवर्नमेंट है that depends on separation of power, separation of power। हिगल बाकायदा बात करता है कि एग्जीक्यूटिव होगी, लेजिस्लेचर होगी, वो ये टर्म भी यूज कर रहा है, और न्यायपालिका भी होगी, जुडिशरी भी होगी। लेकिन जो ये न्यायपालिका है ये तो किंग है, ठीक है। किंग जो है, जुडिशरी जो है हिगल के अनुसार जो बनाएगी कानून, कानून बनाने वाली जो है, कानून बनाने वाली सिर्फ कानून के अंदर फिलिंग द गैप्स जो फिल करेगी वो लेजिस्लेचर करेगी, कानून राजा बनाएगा, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव है वो उनको पालना देखेगी, उनको क्रियान्वित करेगी, ठीक है। या तो कि यहाँ की जो किंग है दैट इज ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, लेकिन उस पर भी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन किसकी है? संविधान की लिमिटेशन है। संविधान है हिगल के स्टेट में, ये आपको मान के चलना है, ओके। संविधान के बिना नहीं है। निष्कुंस राजतंत्र की बात नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी मोनार्की की बात कर रहा है। हिगल लिबर्टी क्या है? ओबेइंग द लॉ ऑफ द स्टेट। फिर जो हिगल है वह बात कर रहा है वॉर की, वॉर की कंसेप्ट भी है हिगल की। युद्धों के बारे में हिगल के जो विचार हैं, हिगल वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने वॉर को सपोर्ट किया, सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है? हिगल के अनुसार अगर लगातार पीस रहती है लंबे समय तक तो जो है मोरल करप्शन एमर्ज हो जाता है, लोग मोरली करप्ट हो जाते हैं, नैतिकता से पृथक हो जाते हैं। इसलिए जो यहाँ पे वो राजा के लिए भी नैतिकता को आवश्यक मानता है हिगल कि नैतिकता होनी चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स का और मोरालिटी का सेपरेशन नहीं होना चाहिए। तो वॉर को सपोर्ट कर रहा है हिगल। वॉर क्या करेंगे? मोरल करप्शन को रोकेंगे। वॉर से नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है, लोग क्या होते हैं, शिथिल हो जाते हैं पीस के टाइम पे, लेकिन जब वॉर होता है तो नेशनलिज्म की, राष्ट्रीयता की जो भावना होती है वो पनपती है। तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आती है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आती है। फिर ये कहता है ओनली वे, वॉर जो है ओनली वे टू सॉल्व प्रॉब्लम अमंग नेशन, कि राष्ट्र जो है, राष्ट्रों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका जो निदान किया जाता है उसका एकमात्र जो तरीका है वो वॉर है, युद्ध है। क्योंकि युद्ध के बिना अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो ऐसा कोई कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ युद्धों के द्वारा ही राष्ट्रों की जो समस्या है उनका समाधान हो सकता है, और युद्ध के द्वारा ही जर्मन राज्य की जो सुप्रीमेसी है उसको बनाए रखा जा सकता है। हिगल की जो सिविल सोसाइटी की जो कंसेप्ट है वो लिबरल कंसेप्ट है, जो सिविल सोसाइटी उससे मैच नहीं करती है। हिगल की जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी जिसको वो एंटीथेसिस मानता है, उससे फिर सिंथेसिस होता है। तो हिगल की सिविल सोसाइटी और जो स्टेट है वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है। सिविल सोसाइटी स्टेट को पूरा करती है क्योंकि सिविल सोसाइटी स्टेट की लेजिटिमेसी को एस्टेब्लिश करती है, और स्टेट जो है सिविल सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है ताकि सिविल सोसाइटी के जो नागरिक हैं वो अपनी लिबर्टी का एंजॉय कर सके, सिविल सोसाइटी के जो नागरिक हैं वो अपना डेवलपमेंट कर सके। तो ये थे हिगल के आइडियाज़ कि हिगल का बेसिकली सारा, मेरे हिसाब से सारा जो कंसेप्ट हो क्लियर हो गया होगा, किस तरह का बंदा था, किस तरह के आइडियाज़ रख रहा है, किस तरह की मेथोडोलॉजी है। और हिगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अब तक के 5-6
5-6 ईयर्स के जो एग्ज़ाम हैं एनटीए के, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ, जल्दी ही अपलोड करूँगी मैं उस वीडियो को। तो आगे भी इस चैनल पर बने रहिए, और भी थिंकर्स को हम काफ़ी डिटेल में इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करने वाले। प्लीज़ लाइक and comments on my videos and subscribe my channel. Thanks for watching this video.